हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त हो गए। तो आज हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स का पार्ट 1, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोगों का होने वाला है लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बैच का नाम है हम लोगों का नीट स्प्रिंट 100, मतलब 100 डेज में कंप्लीट बायोलॉजी में आपका कवर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बैच में आपको मिलते हैं डिटेल डीप लाइन ऑफ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज के भी सेशंस आपको मिलते हैं। कब? ये लेक्चर आपका डेली शाम में 7 बजे आपका लगभग 2 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होता है। इसमें जो भी टॉपिक्स आपके कवर होंगे उसके जो पीवाईक्यूज होंगे उसको कवर किया जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में आपका यूट्यूब पे आएगा वीडियो। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। आपको मैंने ब्रीफिंग कर दिया। बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, चैनल का नहीं, ग्रुप का। 2 वे इंटरेक्शन है, डीपीपी हो गया, नोट्स हो गया, क्लास नोट्स हो गया, और आपका जो प्रैक्टिस शीट हो गया, वो सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। डेली अपडेट्स आपको मिलेगा। सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अब तक कुछ भी नहीं आता है, फिर इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एकदम बढ़िया शानदार आपका सारा क्वेश्चंस भी आपका बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अभी क्लास 11th में हो, एग्जाम देने वाले 11th का, 12th में हो, या फिर आप ड्रॉपर हो, सभी को इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका प्लानर ही कुछ वैसा डिजाइन किया गया है। आप ग्रुप में आप जाओ, आप सबसे ऊपर में देखो, वहां पर आपको लेक्चर प्लानर आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करें? अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग पहले इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग, ठीक है। कुछ ब्रीफिंग हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर जो है ना बहुत अलग है, बहुत यूनिक टाइप का है ये चैप्टर। समझिए तुम ध्यान से बात को, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, और हर टीचर इसको अपने अलग स्टाइल में पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचर अपने अलग अलग स्टाइल में पढ़ाते हैं। वो छोड़ो, मैं अभी ऑफलाइन में, मैं इस साल में अभी 4 बैच ले रहा हूँ 12th का। चारों बैच में अलग अलग तरह से पढ़ाएं, चारों बैच का नोट्स अलग है, ठीक है। तो इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। एनसीईआरटी के बहुत सारे लाइंस हैं जिनका मतलब, जिनका मीनिंग हर जगह पे गलत इंटरप्रेट किया गया है। एनसीईआरटी में कुछ लाइंस, इसका मीनिंग गलत इंटरप्रेट किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, वो तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो करना है सिर्फ, तो एक बार देखो, इस पर आप नज़र डालो एक बार, ठीक है। रुकना एक सेकंड, आप जो है एक बार आप इस पर नज़र डालो। हाँ, इस लाइन पर आप नज़र डालो एक बार, देखियो कभी वाला लाइन। मेंडल ने सेलेक्ट किया है 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ठीक है, वैराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। ये वन कैरेक्टर का एक्सेप्ट मतलब क्या है? ये कौन सा एक्सेप्शन ऑफ वन कैरेक्टर है? तो बहुत सारे लाइंस है जो कि छुपा छुपा वो लाइन है, आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। चैप्टर को कैसे पढ़ना, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। मेनली इस चैप्टर में आपका 3 पोर्शंस होता है। पहला आपका है मेंडेलियन वाला वर्क, जिसमें आप पढ़ते हो, आपका पहले तो आप बेसिक्स पढ़ते हो मेंडल के बारे में, जीन्स पढ़ते हो, एलील पढ़ते हो, कैसे एक्सप्रेस होता है वो सब पढ़ते हो। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखी हुई कि हाथी का बच्चा हाथी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होने लगा, ये सब बात आपको हम समझाएंगे। ये हो गया आपका पोर्शन नंबर 1, जिसमें आप पढ़ते हो मेंडल्स के बारे में, क्रॉसेस के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। फिर आप आते हो आगे पर, जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कुछ छोटा मोटा चीज़, आप डिजीज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हो। वो डिजीज़ हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन 2 जीन, ये आप पढ़ते हो, ठीक है। मल्टीपल एलील सब आप पढ़ते हो। उसके बाद थर्ड में आप आते हो, जहाँ से आपका शुरू होता है, बीच में आपका एक टॉपिक आता है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, जो कि सबसे टफ लगता है, इसीलिए क्योंकि आपने क्लास 11th के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के, मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेस को आपने नहीं पढ़ा, इसीलिए समझे बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, क्यों होता है, तो आप मोस्टली आप ये जवाब दोगे, क्या मालूम है? कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से एग आया, पॉलिनेशन में यहाँ से पॉलन आया, यहाँ से एक और एग आया। तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 गैमेट इन्वॉल्व है, दोनों अलग अलग खानदान के गैमेट इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है ना, क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है ना वेरिएशन आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये आंसर है आपका गलत, ठीक है। तो इसी कारण से आपको वो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो क्या? उसके बाद आप पढ़ते हो अपना वो क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वो सब पढ़ते हो। और पेडिग्री एक छोटा सा टॉपिक है। तो मेनली इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड हो, मेंडेलियन वाला, बीच में कुछ टॉपिक्स आ गए, फिर आपका डिजीज वाला, ठीक है। तो ये इतना ओवरऑल है आपका। कहाँ फंसते हो आप फंसते हो किसमें बताते हैं, आप फंसते हो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में, क्रॉसेस वाला क्वेश्चन आप कर लेते हो, और आप फंसते हो आगे जो आपका है ना
कि अगर मान लो ये वाला फादर का हेमोफिलिक फादर है, इसका क्रॉस हुआ इसके साथ, तो क्या आएगा, उस समय फंसते हो। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया चैप्टर के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाना, नोट्स निकाल कर रख लो, जैसे बना रहे हैं जो वैसे आपको बनाते हुए जाना है। एनसीईआरटी में तुरंत अभी बौखला मत जाना कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, क्योंकि आपको एनसीईआरटी अभी सिर्फ आपको गोल गोल दिखाई देगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी आपको? एनसीईआरटी आपको पढ़ना है जब मैं आपको एक दो लेक्चर जब मैं आपको कराऊंगा, या फिर मान लो 4-5 टॉपिक आपको कराए, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको रिलेट होगा, मैं आपको रिलेट कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ये सब बताएंगे ना डिटेल में, चलो आओ। तो इसको जब आप स्टार्ट करोगे तो फिर आपका ओवरऑल आपको बेसिक आइडिया आपको दे दिए चैप्टर, क्योंकि थोड़ा भारी भरकम वाला चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट होता है तो आसान लगता है चैप्टर बहुत, लेकिन जब आगे जब बढ़ता है तो फिर गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सब कुछ। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, जीन्स एलील्स ये सब आता है, सब इसमें आ जाएगा। फिर आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आओ सुनो ध्यान से एकदम। जैसे आप यूनिट को आप स्टार्ट करोगे तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में है, एकदम ध्यान से सुनना, थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसको सहलो थोड़ा सा प्लीज़। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। नीट है, कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं है ना क्या पूछेगा। आओ ध्यान दो एकदम। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि मेंडल, मेंडल है ना, मेंडल जो कि, अच्छा एक पहले आपको ये बात बता दें कि जो आप हम लोग जो आज बात करते हैं ना जीन्स के बारे में, कि ये वाला जीन है, ये वाला ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, मेंडल के टाइम में जीन नाम का कोई शब्द था ही नहीं। ठीक है, जीन नाम का कोई शब्द था ही नहीं। तो जीन से पहले मेंडल कहता था ना कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स के लिए, मतलब लक्षण को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, समझे? तो जो कुछ तो है, कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, उस कुछ तो है को बोल दिया क्या, फैक्टर बोल दिया। ठीक है, तो कहता है कि मेंडल जो है ना वो आइडिया दिया इनहेरिटेंस का, सही बात है। मेंडल जो है उनको उनको क्या बोले हैं, फैक्टर्स बोले हैं। ठीक है, जो कि किसी भी प्लांट का फिनोटाइप को दर्शाता था। ठीक है, हाँ, हालांकि जो फैक्टर है वो रिप्रेजेंट, जो फैक्टर है ना वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वो कह रहा है कि पूरा पूरा कि जो है फैक्टर का मतलब होता है कि वो जेनेटिक बेसिस, वो कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स। लेकिन फिर बाद में जाकर के नेक्स्ट सेंचुरी में जाकर के जब 1900 का अप्रॉक्स में जाकर के मेंडल का वर्क को रीडिस्कवर किया जाता है 3 साइंटिस्ट के द्वारा, वॉन टेस्मार्क, कार्ल कॉरेन और यूगो डेवरिस के द्वारा। और उस समय बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आ रहा था, हम लोग डीएनए को खोज पाने लग गए थे कुछ साल के बाद 1953 में, समझे बात को? तब जाकर के सारा चीज़ सामने आया, जीन क्या होता है, लील क्या होता है। तो यहाँ पर आप ये बात समझे कि नेक्स्ट वाले सेंचुरी में जाकर के हम लोग आगे इंटायर बायोलॉजी को हम लोग समझ पाए, और हम लोग जो है मेजरली हम लोग क्या क्या आए साइंटिस्ट, जेम्स वॉटसन थे, फ्रांसिस क्रिक थे, मार्शल निरेनबर्ग थे, हरगोबिंद खुराना थे, कॉर्नबर्ग थे। ठीक है, और उसके बाद फिर बेंजर थे, मोनॉड थे, ब्रिनर थे, ये लोग साइंटिस्ट लोग आए जो कि अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं शुरुआत में जेनेटिक्स को खोजने में, जेनेटिक मटेरियल को खोजने में, जेनेटिक्स को इस्टेब्लिश करने में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मेनली इन दोनों का बहुत ज़्यादा नाम आता है, कॉर्नबर्ग हो गए और ब्रिनर हो गए। ठीक है, मेंडल से पहले भी ये जो है बहुत इन्वॉल्व थे। अब सुनो एकदम ध्यान से। पैरेलल प्रॉब्लम था कि जो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को भी लोग खोज रहे थे, ये सब बात इसमें बोलेगा। अवेयरनेस नहीं था मॉलिकुलर जेनेटिक्स में, ठीक है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। अच्छा, अवेयरनेस इन द एरियाज ऑफ मॉलिकुलर, हाँ, इन्फॉर्मेटिक्स हैव इनरिच्ड, हाँ, मतलब कि जैसे जैसे नेक्स्ट सेंचुरी में जब ये लोग साइंटिस्ट लोग आए ना, जब जेनेटिक मटेरियल को खोजने लगे ना, उस टाइम में वो आ चुका था माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट। ठीक है, तब जा करके बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलें, डेवलपमेंट होने लगा। किस में डेवलपमेंट होने लग गया, इसमें डेवलपमेंट होने लग गया, मॉलिकुलर जेनेटिक्स में होने लग गया, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में होने लग गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है, बायोलॉजी मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब हो गया क्या, जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये बात आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप पढ़ोगे HGP में, वहाँ पर MBI वाले चैप्टर में। ठीक है, हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन ऑफ डीएनए का स्टोरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सब फिर बाद में फिर एक्सप्लेन हुआ। हाँ, आओ थोड़ा सा खुद से भी पढ़ो, है ना, आओ सुनो। फिर जेम्स जेम्स डीवे वाटसन, इसको जेम्स वाटसन पढ़ते हैं हम लोग बार बार। जेम्स वाटसन शिकागो में बॉर्न हुए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ, मैच्योर हुए कहाँ, ये क्या कहता वो फेलोशिप उनको ग्रेजुएट वो जूलॉजी में वो किए यूनिवर्सिटी, वो
ब्लूमिंगटन में किए, ठीक है। हाँ ये सब नहीं, ये पढ़ना कि जो ये थे ना जेम्स वॉटसन, वो किस पर 1950s में वो स्टडी करते हैं हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना ये करते हैं। फिर वो मिलते हैं जा करके क्रीक से, है ना। क्रीक से जब ये मिले ना, फ्रांसिस क्रीक से, तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया। ये क्रीक से मिले, फिर इतना प्यार से बता तो रहे हैं, लेकिन ना रियलिटी सुनेगा तो बहुत तकलीफ होगा तेरे को। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बताएंगे तो वहाँ बुराई करेंगे दोनों का, ठीक है। बहुत ख़राब आदमी था यार दोनों। खैर छोड़ो, सुनो। हाँ, अच्छे से पढ़ते हैं इसको प्यार से। जैसे ये मिले ना क्रिक से, तो इनका लाइफ में बहुत बदलाव आया। ये बहुत नए नए चीज़ को ये खोजे। यहाँ पर आप समझोगे इस बात को कि वो क्रिक से मिले, जेम्स वॉटसन जो थे ना वो क्रिक से मिले, फिर जाकर के वो डीएनए का वो स्ट्रक्चर वो दे पाए थे, डबल हेलिकल मॉडल को, ठीक। आओ सुनो। क्रिक से मिले वो, उसके बाद फिर वो जो है सॉल्व करते हैं। वो किसको सॉल्व करते हैं? डीएनए का स्ट्रक्चर को वो सॉल्व कर। पीला पेन दिख तो रहा है ना जी? नहीं दिख रहा रे पीला पेन, आप लोग बोलते भी नहीं हो कुछ। ब्लू पेन दिखेगा? हाँ ब्लू दिखेगा। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट जो है अनसेटिस्फैक्ट्री रहा था उनका सीरियस एफर्ट, लेकिन फिर सेकंड एफर्ट में वो जो है एक्सपेरिमेंट किए, एविडेंस किए, बेटर अप्रिशिएशन उनको जो है मिला न्यूक्लिक एसिड में, न्यूट्रिक एसिड लिटरेचर में, ठीक है। अर्ली फिर मार्च 1953 में फिर वो जो है डबल हेलिकल मॉडल, हाँ वो तो 1953 में देते हैं ना वो, जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन क्रिक मॉडल 1953 में आता है तो पता है। हाँ क्रिक, ठीक है। देख रहे हो, फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन ट्रिक सत्यम शिवम सुंदरम अन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी चिन्ना स्वामी अय्यर। एकदम बड़ा वाला नाम है यार। वॉज बॉर्न ऑन 8 जून 1916, ठीक है। हाँ यहाँ पर वो बॉर्न किए थे इंग्लैंड में, और फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ऑब्टेन बीएससी, ठीक है। 1937 में पीएचडी कंप्लीट करते 1954 में, ठीक है। हाँ मतलब पीएचडी के टाइम में जो होता है ना वो थीसिस लिखना, रिसर्च करना, उसी के टाइम में वो अपना वो ये लोग खोज कर लिए थे। 1954 में पीएचडी कंप्लीट किए और वो 1953 में वो खोज किए थे वो डीएनए वाला। अब इनके बारे में ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? ये एक्सरे डिफ्रैक्शन किए थे प्रोटीन्स के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हालांकि पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एक ही होता है, ठीक। तो वो जो है मल्टीप्लिकेशन और बैक्टीरियोफेज में किए थे एक्सरे वाला। और ये क्या करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन किस में करते हैं? प्रोटीन्स में करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल देखो यहाँ पर क्रिटिकल इन्फ्लुएंस हुए क्रिटिकल इन्फ्लुएंस हुए क्रिक का करियर में, कब? जब उनका फ्रेंडशिप हुआ। किससे फ्रेंडशिप हुआ? वॉटसन से हुआ, ठीक है। देन अ यंग मैन ऑफ 23 साल है ना, लीडिंग 1953 में प्रपोज किए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन। हाँ मतलब कि जो वॉटसन क्रिक थे वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी देते हैं और वो रेप्लिकेशन भी देते हैं। ये बात आपका कहाँ है? एमबीआई में है, मॉलिक्यूलर वाले जेनेटिक्स में है, ठीक। हाँ पढ़ाते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीक वॉज मेड, हाँ एफआरएस उनको मिलता है कब? 1953 में फेलोशिप। उसके बाद देखो ऑनर ऑफ द ऑनर्स टू वॉटसन एंड क्रिक इंक्लूड जॉन कॉलियस। इनको इतना सारा अवार्ड मिला यार, देखो ध्यान से एकदम सुनो, प्यार से सुनो। द ऑनर्स टू वॉटसन एंड क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वॉरेंस प्राइज ऑफ मैशेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैस्कर अवार्ड, ठीक है, 1960 में। इन द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज, फिर इतना में अब ऑल द नोबेल प्राइज। ये क्या है इनका? ये क्या है इनका? अचीवमेंट्स है इनका। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा कि एक चीज़ को हम लोग अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। बहुत स्पीड मेरा फास्ट नहीं ना है। जब समझाएंगे ना कुछ डिटेल में कंसेप्चुअल, वो आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ आगे मूव करें, आगे मूव करें। लो आगे बढ़ गए हम लोग। अब है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एकदम ध्यान से सुनना, नोट्स सुंदर से बनाना प्लीज। ठीक है। हाँ बहुत अलग ये चैप्टर है, बहुत यूनिक चैप्टर है, ठीक है। प्यार से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ, तो अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सुनो ध्यान से। तो आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर का, रुको ना, यहाँ बॉटल रखा हुआ है, मॉनिटर हमको दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुकना। हाँ ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो
आप चैप्टर को पढ़ने से पहले आप चैप्टर का नाम को आप पढ़ो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण कुछ वेरिएशन आता है, उसके जो नया जो संतान बनेगा उसमें कुछ वेरिएशंस आने लगता है। और इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किस तरह से जो है ना, किस तरह से, एक सेकंड रुकना, हाँ, कि किस तरह से जो है ना एक प्रोजेनी से, मतलब एक जो जनरेशन है उस जनरेशन से जेनेटिक मटेरियल किस तरह से वो ट्रांसफर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोले इनहेरिटेंस। एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। दो तीन वर्ड है, पहला है इनहेरिटेंस और दूसरा है हेरिडिटी। दोनों में अंतर होता है, दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। और एक और वर्ड है जेनेटिक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, जेनेटिक्स का मतलब क्या है। आइए एकदम ध्यान से सुनिए, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। branch of biology that deals with the inheritance and variation। अब समझो एकदम अच्छे से, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो जैसे नोट्स बना रहे हैं वैसे ही बनाना, ठीक है। हाँ, इसको चाहो तो ऊपर भी आप कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गैप है दिया हुआ ऐसे ही, ठीक है। हाँ हाँ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है भाई, हम ऐसे ही नोट्स बनाते हैं ना, देखो ध्यान दो। इनहेरिटेंस का मतलब पासिंग या फिर फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, ठीक है। मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। आ रहा है बात समझ में इतना तक। अब सुनिए, पता है इस लाइन यहां से भी फंसोगे, दिखाएं अभी, यहां से भी फंसेगा, दिखा दें। यहाँ देखो लिखा है ना, जेनेटिक्स, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन। कोई दिक्कत नहीं, जेनेटिक्स का मतलब होता है वैसा वाला ब्रांच जो डील करता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन से। क्लियर है, आगे देखना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। कहाँ गया, एज वेल एज वेरिएशन। Inheritance is the process by which characters are passed from पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन हो गया, अभी लिखे भी ये वाला डेफिनेशन, अभी देखे आप लिखे। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यहां पर क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, देखोगे ये देखो, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अभी आपको कराते, यहां फंसोगे, पक्का फंसोगे, असर्सन रीजन पूछ देगा, स्टेटमेंट बेस पूछेगा, फंसोगे। क्या इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी है या फिर हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या है, पक्का फंसोगे। कैसे क्या है, हेरिडिटी अलग कैसे है, इनहेरिटेंस अलग कैसे समझे बात को, अभी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लो, है ना। ध्यान देना, समझना अच्छे से, ठीक है। देखो इस बात को एकदम अच्छे से प्यार से समझना, ठीक है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला बात ये कि आप
कोई भी चीज़ आप फटाक से जाके आप गूगल करते हो, गूगल किया हुआ चीज़ हमेशा सही नहीं होता है। चैट जीपीटी और ज़्यादा खतरनाक है अगर आप अनपेड वाला वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। गूगल तो एटलीस्ट आपको निकाल के दे देता है ना, कि 4 5 6 7 वेबसाइट आपको निकाल के दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग आप ढूंढो, खोजो और निकालो अपना आंसर। चैट जीपीटी इन वेबसाइट्स को ऐसे कंसोलिडेट करके, ऐसे एक्सट्रैक्ट करके, अरेंज करके देता है, वो और खतरनाक है, ठीक है। सुनिए एकदम ध्यान से। जब आप ढूंढोगे ना डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस या फिर डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, तो इनहेरिटेंस का मतलब भी आपको मिलेगा कि पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आ रहा है। हेरिडिटी का मतलब भी आपको मिलेगा पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर आ रहा है। चेक, अभी पॉज करके चेक करके देख लो जा करके, समझे बात को। तो ये आपको मिलेगा। तो गूगल पे हमेशा विश्वास नहीं करना है, समझ में आ रहा है बात। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। जब आप टीचर बन जाओगे ना, जब आप एक अच्छे टीचर, ये नहीं कि कहीं से यूट्यूब से देख के किसी का लेक्चर आए या फिर कुछ और कर दिए, अपने से अपना रिसर्च जब आप करोगे, अपना बुद्धि जब आप लगोगे, अपना आप जब अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है, किसी का छाप के चेप के नहीं, तो आपको ये एक बेसिक एथिकेट्स आपको कहीं पर सिखाया जाएगा या फिर आपको सीखना चाहिए कि कभी भी हम लोग जो है ना, टीचर लोग जो है ना, गूगल पे हम लोग आंसर नहीं ढूंढते हैं, हम लोग अलग अलग वेबसाइट से वहाँ पर हम लोग इसका आंसर ढूंढते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो गूगल से अगर आप पूछोगे ना कि क्या ये वाला चीज़ का क्या नुकसान है, तो बोलेगा हाँ ये नुकसान है। फिर ये वाला चीज़ का क्या क्या बेनिफिट है, तो बोलेगा हाँ ये वाला बेनिफिट है। तो मतलब इस वाले चीज़ से बेनिफिट होता है कि नुकसान होता है, पता नहीं क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो गूगल ये वाला चीज़ है। आप गूगल में सर्च करो जा करके कि मैस्टरबेशन इज़ गुड और बैड, बोलेगा मैस्टरबेशन इज़ गुड, ये स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, वो एंजाइटी को कम करता है, वो हेल्थी रखता है बॉडी को, ये सब लिखाएगा आपका। लेकिन कैसे मैस्टरबेशन ख़राब है ये हम आपको प्रूव कर सकते हैं 50 तरीके से। कैसे वो साइकोलॉजिकल, कैसे वो फिजियोलॉजिकल, वो किस तरह से वो सड़ा रहा है पूरे बॉडी को, ठीक है। हम आपको प्रूव करेंगे कभी और फ्यूचर में, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसमें आप जब ढूंढोगे तो आपको इसका भी आपको जवाब वही मिलेगा कि पेरेंट्स से प्रोजनी में आना, इसका भी आपको जवाब वही मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपका ध्यान से सुनना बात को, एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो कि ये कोई पेरेंट्स है, ठीक है। पेरेंट्स से मान लो कि कोई जीन आया प्रोजेनी में, है ना, प्रोजेनी में कोई जीन आया, ये वाला जो जीन है ये वाला यहाँ पर आ गया। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर ये आ तो गया, इनहेरिटेंस आ तो गया, लेकिन ये अब ये इनहेरिट हुआ हुआ जीन अब एक्सप्रेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है बात। मान लो कि आपको आपके पेरेंट्स से मान लो कि आपको आपके पेरेंट्स से मान लो ब्राउन हेयर कलर आपको मिला, जीन मिला, ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। वो ब्राउन हेयर कलर जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं हो पाएगा, आपका बॉडी उसको एक्सप्रेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे हेरिडिटी। समझ में आ रहा है बात। अब आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि हाँ सर ठीक है सर, चलो आपका बात ना मान लेते हैं कि एक ठो का मतलब होता है आना और एक ठो का मतलब होता है एक्सप्रेस होना। समझे बात को। लिटरली में एक्सप्रेस होना नहीं, एक्सप्रेस होने का भी अलग अलग फैक्टर्स है। कभी कभी म्यूटेट हो जाएगा तो फिर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, कभी वो लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, कभी वो कुछ और बना देगा तो रेसेसिव बन जाएगा, तो उसका अलग अलग चीज़ है। लेकिन आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर ठीक है चलो मान लेते हैं कि एक का मतलब होता है यहाँ पर आना, ट्रांसफ़र होना, और दूसरे का मतलब होता है वो एक्सप्रेस होना। तो कौन सा वाला किसका है सर, आपका बात पे कैसे विश्वास करें। तो आप देखो एनसीईआरटी कहता है ना, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पासिंग या फिर फ्लो करना कैरेक्टर्स का पेरेंट से प्रोजेनी तक, लिखा हुआ था, भी दिखाई भी। तो अगर इनहेरिटेंस का मतलब अगर पास करना है तो हेरिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो जाकर के रिसर्च कीजिए, अगर आपको कुछ बढ़िया ऑथेंटिक रिसर्च पे अगर आपको मिलता है तो आप मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बढ़िया से रिसर्च करके आया हूँ, ये सही है ये जो मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कौन सा बोल रहे हैं, हम बूढ़ा हो गए हैं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आई एम द परम ज्ञानी। एक अच्छा टीचर हमेशा ये कहता है कि वो उस विषय का विद्यार्थी है, वो उस विषय को सीख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ज़्यादा आता है तो हमको बता दो, आप, हम सीख लेंगे आपसे, नया चीज़ सीख लेंगे। कोई अहंकार कोई घमंड वाला बात नहीं है यार, है ना भाई, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मान लो कोई एमएससी पीएचडी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करें, बात बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो ये लाइन, ये वाला जो है ना, आपको दिमाग में रखना, ये लाइन ट्रू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे बढ़ जाए, अब आगे बढ़ जाते हैं। बताओ क्लियर है ये, है ना, ठीक चल रहा है हम लोग का, हाँ ठीक चल रहा है। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी।
तो इसमें ये वाला हो जाएगा ट्रू, है ना। हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी सुप्रीमेसी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जेनेटिक्स पे, ठीक है। ध्यान दो, अच्छे से सुनना, ठीक है। जेनेटिक्स का ना कुछ कुछ ब्रांचेस है, ठीक है। क्या क्या ब्रांचेस है जेनेटिक्स का, तो अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे कि क्या क्या ब्रांच है जेनेटिक्स का, ठीक है। जेनेटिक्स में कुछ BRANCH ब्रांच, ठीक है। पहला वाला को आप बोलते हो मॉलिकुलर, रुकना मेरे को ना पैर में ठंडा लग रहा है, ज़मीन खाली है, खींच लेते हैं इस मैट को। हाँ चलो आओ सुनो, जेनेटिक्स में जो है ना अलग अलग ब्रांचेस है। क्या क्या अलग अलग ब्रांचेस है? पहला वाला को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। हाँ सही है। अब सुनिए, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो आप पढ़ते हो, इसको आप पढ़ते हो कौन से वाले चैप्टर में? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मॉलिकुलर जेनेटिक्स को आप पढ़ते हो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को आप पढ़ते हो एक टॉपिक के अंदर में जिसका नाम है हार्डी भाई, है ना, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो कि किस चैप्टर का है? ये है आपका इवोल्यूशन वाले चैप्टर का। मतलब ये कि जेनेटिक्स का 3 ब्रांच होता है हाई लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स वो पढ़ते हो इसमें, है ना। मॉलिकुलर जेनेटिक्स पढ़ते हो आप डीएनए के बारे में, मतलब जेनेटिक्स का मॉलिक्यूल्स मतलब डीएनए के बारे में पढ़ते हो एमबीआई में। और ये आप पढ़ते हो कहाँ पर? इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, जो न्यूमेरिकल आता है आपका P² Q² वो वाला, है ना, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे हम लोग बढ़ जाएं? हाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम नहीं घबराना, सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आओ सुनो, तो ये हम लोग यहाँ इससे यही वाला लाइन निकलेगा, ठीक है। शुरुआत में ये कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन बोलता है कि भाई क्या आप जानते हो कि एलिफेंट का बच्चा जो वो एलिफेंट होता है ना। क्या आप जानते हो कि जो नया जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से कि नहीं होता है, या फिर कुछ स्मॉल वेरिएशन आता है? तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, जो एलिफेंट का बच्चा है वो एलिफेंट ही होगा, क्योंकि एलिफेंट का ही डीएनए उसके बच्चे में चला गया है। और हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है, लेकिन उसमें वेरिएशन होता है, म्यूटेशंस के कारण हो सकता है। ये एक सिंपल कुछ बात हो गई इंट्रोडक्शन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जेनेटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ चुके, ठीक है। और इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ चुके, हेरिडिटी हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे हम लोग ये बात जानते हैं कि 800 से 1000 BC में वेरिएशन का कॉज क्या था? तो वेरिएशन का कॉज था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कहता है कि मतलब ऐसा उस टाइम में वो लोग देखा ना कि जब वो पॉलिनेट करा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है, तो वो लोग देखा कि कुछ अलग वाला प्लांट बन रहा है, वेरिएशन हो रहा है। लेकिन जब वो स्टेम कटिंग किया, देखा वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया वहाँ पर। हालांकि जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, लेकिन वो लोग समझ चुका था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही कुछ राज छिपा हुआ है, ठीक है, कुछ राज छिपा हुआ है ना। हाँ ठीक है। तो इसीलिए जा करके फिर वो लोग क्या करने लगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने लग गए। मतलब मान लो कि कोई गुलाब बहुत बढ़िया, जिसका पंखुड़ी तुरंत नहीं टूटता है, तुरंत छितराता नहीं है, बढ़िया सुंदर सा है ना, और एक ठो का कलर बहुत बढ़िया, दोनों को क्रॉस करा दिया। या फिर मान लो कि कोई बुल है ना, सांड है बहुत बढ़िया एकदम तगड़ा हट्टा कट्टा, और कोई गाय है जो कि बढ़िया ज़्यादा वो मिल्क प्रोडक्शन करती है, दोनों को क्रॉस करा दिया, है ना, तो बढ़िया सुपीरियर क्वालिटी का मिल गया। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन था, डोमेस्टिकेशन था। डोमेस्टिकेशन जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन आपका बनता है डोमेस्टिकेशन से, कि पंजाब में एक साहिवाल नाम का काऊ को बनाया गया था, साहिवाल नाम का काऊ को बनाया गया था। कहाँ गया रे? अच्छा उधर है, आगे है, और दिखा देते हैं एक बार दिखा देते हैं, एक बार देख लो।
देखो देखो देखो, एक बार देखो, देखने की चीज है। गाना सुनो ये वाला। हाँ सुनो, क्या क्या बोलते रहते हैं नहीं, मास्टर बतियाता बहुत है। हाँ, साहिवाल का हुआ है ना, पंजाब में बना था। यही है, ठीक है। बहुत लिटिल आइडिया था किसका, बेसिस ऑफ दिस फिनोमेनन, ये सब जो होता है ना, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट वगैरह होता है। अब एकदम अच्छे से, तसल्ली से, प्यार से बैठ जाइए, ठीक है, नोट्स लेकर के, कॉपी लेकर के, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे शानदार तरीके से, बहुत सारे बेसिक्स है, आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा सारा बेसिक्स, ठीक है। स्टार्ट करें। नोट्स बनाते हुए चलना, प्रॉपर ऑफलाइन का फील देंगे आपको, रोकेंगे अभी कि हाँ रुक जाओ, लिख लो, है ना, सब कुछ एकदम प्रॉपर मस्त तरीके से, ठीक है। मेरा क्लास भी है 2 बजे ऑफलाइन, 12:30 बजने वाला है। हाँ आओ सुनो ध्यान से, अपना फ़ोन हम सामने ही रख लेते हैं, हाँ कॉल अगर आ गया तो। चलो देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो एकदम ध्यान से सुनना आप मेरा बात, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, आप जानते भी होंगे कि अगर हम लोगों के पास अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आप देखोगे, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब आप देखोगे, तो ये बना होता है किसका, छोटा छोटा सेल का। सेल के अंदर में क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको आप कहते हो डीएनए या फिर आरएनए, है ना, इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड इसको इसीलिए कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एसिडिक एसिडिक सब्सटेंस found in nucleus and act as genetic material, है ना। एसिडिक सब्सटेंस एक्ट एज न्यूक्लियस, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंस है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जिसका एग्जाम्पल में क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल में क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। डीएनए जो है वो कैसा दिखाई देता है, डीएनए जो है वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है डीएनए। लेकिन डीएनए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कैसा होता है ये डीएनए, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, 2.25 मीटर का होता है एक मैमिलियन डीएनए। इसलिए ये जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए है ना, ये पैकेज हो जाता है या फिर ये कंडेंस हो जाता है, पैकेज हो जाता है, या फिर ये डीएनए जो है ये कंडेंस हो जाता है। कैसे कंडेंस होता है, तो ये जो है ना डीएनए और कुछ प्रोटीन के साथ मिक्स होता है। जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, हिस्टोन नाम है और नॉन हिस्टोन नाम है, और कुछ आरएनए के साथ भी मिक्स हो जाता है। एकदम ध्यान से सुनिए, आपको समझ नहीं आएगा अभी। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में आप ये बात पढ़ते हो कि डीएनए जो कि बहुत बड़ा होता है वो पैकेज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन। कैसे कैसे, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल करके। लेकिन आप जब सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे तो सेल वाले चैप्टर में, ओल्ड एनसीईआरटी में सेल चैप्टर टॉपिक का नाम है आपका न्यूक्लियस, शुरू होता है पेज नंबर 138 में लेफ्ट साइड में। लेकिन राइट साइड में जब आप देखोगे, ऊपर में लगभग दाहिने साइड में ऊपर में देखोगे, लगभग 3rd या 4th लाइन होगा, वहाँ पर आपका लिखा होगा कि जो क्रोमेटिन होता है वो मेड अप होता है किसका, डीएनए का और प्रोटीन का, जिसमें हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों आएगा, और आरएनए का भी, वहाँ आरएनए भी है। सबको ध्यान रखना, गंदा बच्चा, सॉरी मतलब प्यारा प्यारा बच्चा। तो ये जो है क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप बोल दोगे क्या, जिसको आप बोल दोगे ये क्रोमेटीन बोल दोगे, है ना। फिर ये जो क्रोमेटीन है, फिर ये जो क्रोमेटीन है, फिर ये और कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस हो जाएगा, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप किताब में पढ़ते हो ऐसे, है ना। और ये होता है क्या, ये होता है क्या, क्रोमोसोम होता है ये। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए ऐसा दिखता है, पैकेज होकर के क्रोमेटीन बन जाएगा, क्रोमेटीन फाइबर कहते हैं इसको, है ना। इसी को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहता है। कौन कहता है, क्लास 11th वाला किताब कहता है आपका, एनसीईआरटी कहता है सेल वाला चैप्टर में। इसी को क्या बोलते हैं, NUCLEO, न्यूक्लियो
प्रोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि प्रोटीन को अगर आप डिकोड करोगे, सॉरी, क्रोमेटिन को डिकोड करोगे तो क्या मिलेगा? क्रोमेटिन में क्या है? प्रोटीन है। कौन सा? हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। तो और ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा ना ये सब, तो क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका पूरा, है ना? अच्छे से अब सुनिए एकदम ध्यान से। ये हो गया आपका बेसिक्स, है ना? थोड़ा सा हम हेडिंग देख लें, हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अगला। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको लो ऐसे कर लें, 1 2 3 फिर आगे बढ़े। कर लिया ना वो स्क्रीनशॉट? हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, जीन एक्सप्रेस कैसे होता है? अभी लाइट फ्लक्चुएट हुआ है, हम देख ले रहे हैं एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 घंटा रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, बच गया। लाइट फ्लक्चुएट हुआ, मेरे को लगा गया। अगर कट जाता है ना तो फिर इन्वर्टर नहीं है अभी, तो ये हो जाएगा 2 पार्ट में, फिर लेक्चर आएगा, ठीक है? तो इनकेस लाइट अगर मान लो कटा तो लेक्चर लिखा हुआ होगा, लेक्चर 1 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है? थोड़ा मैनेज करना अभी। सुनो, हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, तो जीन्स कैसे एक्सप्रेस होगा? जीन्स, मेरा ना मूड थोड़ा सा एकदम ये हो जाता है, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होता है लेक्चर में, है ना? मतलब लेक्चर मान लो नहीं आया टाइम से, कुछ हो गया, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। सुनो ध्यान से। और अगर लेक्चर मान लो टाइम पे अगर चला गया, मान लो एक दिन पहले अगर चला गया, फिर मान लो 6 घंटा पहले चला गया, तो अननेसेसरी खुश रहेंगे, बहुत मज़ा आ गया, लेक्चर चला गया टाइम पे। और देखो, हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो एक ये होगा, है ना, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, ठीक है? तो डीएनए जो है ना, TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ये जो बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, ठीक है? और उसके बाद जो है ना, ये एक और स्टेप करेगा जिसको हम बोलते हैं TRANSLATION, ट्रांसलेशन, ठीक है? प्लीज़ जिसको सब कुछ आता है, जो बहुत 5-6 को ड्रॉप मारे हो, स्थिरता रखो, हमको सबको साथ में लेकर चलना है, बेसिक से हमको सब कुछ कवर कराना है, ठीक है? सुनिए, डीएनए है, डीएनए जो किसी, मान लो कि हमारे बॉडी में कोई जीन है, ये जीन एक्सप्रेस कैसे होगा? जीन एक्सप्रेस हो रहा है, जीन प्रोटीन बना रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो फिर प्रोटीन से क्या मतलब है उसका? प्रोटीन, दाल वाला खाने वाला प्रोटीन, वे प्रोटीन, कौन सा वाला प्रोटीन? ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है? हमारे बॉडी में जीन कैसे एक्सप्रेस होता है? जीन होता क्या है? तो जीन आपको बताएंगे जीन क्या होता है। जीन मतलब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। कैसे प्रूफ करेंगे अभी? सुनो ध्यान से। हमारे बॉडी में क्या है ना, कि जो डीएनए है, ये डीएनए एक्सप्रेस होता है, नॉर्मल साइकिल चलता है कुछ कुछ, और हमारे बॉडी में डीएनए एक्सप्रेस होता है। किस फॉर्म में होता है वो? डीएनए एक्सप्रेस होता है एमआरएनए के फॉर्म में। डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसी एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें है? नहीं है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बन जाएगा? 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 प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हो सकता है, ये प्रोटीन हो सकता है एक्ट एज एन एंजाइम, या फिर ये हो सकता है एक्ट एज एन हार्मोन, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना प्रोटीन। अब ये प्रोटीन काम कैसे करता है बॉडी में? तो आप पढ़े हो ना लास्ट चैप्टर, 11 नहीं पढ़ते 11 क्लास में आप लोग, तो वहाँ पर लास्ट चैप्टर में था आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में क्या है कि कुछ हार्मोन्स आप पढ़ते हो, तो हार्मोन्स का लास्ट सेकेंड टॉपिक में आप पढ़ते हो टाइप ऑफ हार्मोन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, आइडोथायरोनिन हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो हार्मोन का अपना टाइप होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोटीन बना वो डायरेक्टली वो एक्ट एज अ हार्मोन करने लग जाए, समझे बात को? या फिर हो सकता है कि ये जो है ना एज अ एंजाइम काम करने लग जाए, ये एज अ एंजाइम बने, समझे बात को? मतलब मान लो कि ये कोई जीन है, ये जो कोई जीन है ना, ये जीन क्या करेगा? ये एक्सप्रेस होगा एमआरएनए के फॉर्म में, एमआरएनए बनाएगा कोई प्रोटीन। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट द एक बायोमोलिक्यूल में आंसर दिया हुआ है, खोज करके कमेंट करना, ठीक है? सुनिए ध्यान से, हर चीज़ नहीं बताएंगे। क्या बता रहे थे हम? हाँ, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। ये जो प्रोटीन है वो हो सकता है कि एंजाइम बना दे, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है? तो हो गया, एंजाइम बन गया। तो एंजाइम जब ये बन गया, तो ये एंजाइम मान लो कि कोई एक्स सबस्ट्रेट को वो रिएक्ट करा के कोई प्रोडक्ट बना दे।
ये एंजाइम कोई सब्सटेंस को मतलब कोई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, ये प्रोडक्ट कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन क्रिएट कर दे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि जीन्स कैसे एक्सप्रेस होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? ऐसे लिख दें यहाँ पर, बोथ इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। both will involve in the particular फिजियोलॉजिकल अफेक्ट, है ना? मतलब दोनों दोनों जो है ना, कोई बोथ विल, बोथ मतलब सेपरेटली, बोथ सेपरेटली, है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ जाए। लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हाँ हो गया। जीन्स एंड एलील्स क्या होता है? ध्यान से सुनना, जीन्स एंड एलील्स क्या होता है, ठीक है? जीन्स एंड एलील्स, हाँ, एक बार पढ़ा है एलील, बोला सर वो अलेले के बाद क्या लिखा हुआ है? एक जगह पर लिखा है कि दूध होता है, दूध में केसिन प्रोटीन है, और केसिन प्रोटीन जो है वो कोआगुलेट हो जाता है, कोआगुलेट होकर के लैक्टिक एसिड वो बनता है, वो कर्ड बनाता है कोआगुलेट होकर के। बच्चों सर कोलगेट के बाद क्या लिखा हुआ है? कोलगेट के बाद लिखा है दंत मंजन। ओह बाप रे, मान मान मिलता है हमको ऑफलाइन में। सब एक बैच है, उस बैच में ना खतरनाक हो जाता है यार। उस बैच में जैक बोर्ड वाला बच्चा लोग बैठा हुआ है। सुनो आओ ध्यान दो, जीन्स एंड एलील्स। तो जब आप बोलते हो डीएनए के बारे में, जब आप बोलते हो डीएनए के बारे में, काहे बोलते हो डीएनए के बारे में? नहीं बोलना चाहिए ऐसे किसी के बारे में भी कुछ। माइंड योर ओन, मतलब ये जो है डीएनए के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा कि डीएनए का मान लो कि कोई एक ये वाला सेगमेंट है, ठीक है? ये वाला मान लो कि कोई सेगमेंट है ना? ठीक है, पहले ना इसको आप ऐसे करो, ऐसे करो, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए responsible for a particular कैरेक्टर, ठीक है? ये है डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन है ये है डेफिनेशन आपका जीन का, ठीक है? डीएनए का कोई फंक्शनल सेगमेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल है कोई पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? हाँ, अब देखो उसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है? सेम ऐसे ही नोट्स बनाना, सेम ऐसे ही, ठीक है? इधर ऐसे चलेगा, थोड़ा सुनो। ये डीएनए है, ये कोई सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है, जैसा कि आप जानते हो कि डीएनए क्या करता है, सुनो ध्यान से एकदम। आप सुनो एक बात। सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल को हम लोग जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। स्टोर करता है का क्या मतलब हुआ? स्टोर करता है का मतलब हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है, कैसा दिखता है, वो चलेगा कि दौड़ेगा कि दहाड़ेगा कि उड़ेगा, क्या होगा, उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि कहाँ पर रहता है, कहाँ पर रहता है? उसके उसके जेनेटिक मटेरियल में रहता है वो। समझ गए बात को? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल, जो कि स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को। इसीलिए हम लोग को अगर एक नाखून का बाल, एक हेयर का टुकड़ा भी अगर मान लो मिल गया, तो उसका हम लोग डीएनए अगर हम लोग पता लगा सकते हैं आराम से उससे, है ना? और डीएनए अगर पता लगा लिए तो पूरा कुंडली उसका मिल जाएगा कि वो इंसान कैसा था, कैसा हाइट वेट क्या था, सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है? फॉरेंसिक साइंस। ध्यान दो, तो ये डीएनए है, डीएनए का ये पूरा सेगमेंट है। ये सेगमेंट क्या करता है? ये सेगमेंट क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब क्या हुआ कि ये जो सेगमेंट है,
ये सेगमेंट आपका किस में चला गया, ट्रांसक्रिप्शन में चला गया, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन में जब ये गया तो फिर ये क्या बनाया अपना, क्या बनाया अपना, ये बना दिया अपना mRNA। और ये जब mRNA जब बनाया फिर उसके बाद ये क्या बनाया, फिर ये बनाया अपना कोई प्रोटीन, है ना। अब ये जो प्रोटीन है ये मान लो कि एक्ट एज हार्मोन कर दिया। हार्मोन कौन सा वाला, मान लो कि ग्रोथ हार्मोन कर दिया। तो ये क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया, हाइट इंक्रीज कर दिया। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, खतरनाक। हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे डीएनए में कोई एक सेगमेंट है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। और जो जीन होता है वो ऐसे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं टर्म्स कि इसके पापा तो छोटे हाइट के थी, इसकी मम्मी लंबी हाइट की थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है ना, इसमें मम्मी वाला हाइट वाला जीन आया है, हाइट वाला जीन आया है। इट मीन्स कि एक जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। कैसे प्रूफ होगा ये, आओ प्रूफ करते हैं। डीएनए है, हाँ है। कोई एक सेगमेंट है, हाँ है। इसी सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इस सेगमेंट में या फिर इस जीन में स्टोर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हाँ है। ट्रांसक्रिप्शन करके ये एक्सप्रेस हो गया एमआरएनए के फॉर्म में, हाँ हो गया। फिर उसके बाद हो गया ट्रांसलेशन, उसके बाद हो गया ट्रांसलेशन, फिर क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन हो सकता है कि एज अ हार्मोन काम करने लग जाए। ये हार्मोन मान लो कि ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा हाइट को। इसका मतलब कि ये पूरे डीएनए में ये वाला सेगमेंट में जो स्टोर था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो किसका इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन था किसका, हाइट का था। तब ना ये वाला जीन एक्सप्रेस होके ये बनाया, इसको छोटा करो थोड़ा, ये बनाया, फिर ये प्रोटीन बनाया, फिर ये प्रोटीन एज अ हार्मोन काम किया, फिर ये वाला मीम याद है आप लोगों को, कोविड के टाइम चला था बहुत ऐसे। खेबी लेमी नाम था उसका, पता नहीं पुराना बच्चा है कि नहीं कोई। हाँ, क्लियर है। अब बताओ, हाउ डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन इसीलिए ऐसा क्योंकि जैसे ही जो है आप देखते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसीलिए वेरिएशन होगा, क्योंकि दो अलग अलग जगह से गेमेट आया है। अगर ऐसा बोला ना, दह लपड़ और दह लपड़। सुनो ध्यान से मेरा बात। एक बार लाइट फ्लक्चुएट हुआ है, हमको डर लग रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, इसलिए मेरा ध्यान बार बार जा रहा है मॉनिटर पे, लेकिन क्या ही हम बोले। तब तक आप लोग इमेजिन करो, थोड़ा सा गेस करो कि क्या होगा। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है। ठीक, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं खौलते हुए पानी में। कुछ कमेंट में बताओगे। सॉरी। ध्यान से सुनिए मेरा बात, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सॉरी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स बनता है। गैमेट्स हमेशा बनता है मियोसिस से। क्लास 11th सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहाँ पर आप पढ़ते हो मियोसिस जो कि होता है दो स्टेप में। पहला होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 का जो पहला वाला जो फेज़, उसको हम लोग बोलते हैं प्रो फेज़ 1। मियोसिस 1 के पहले वाले फेज़ में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रो फेज़ 1, प्रो फेज़ 1 में अलग अलग स्टेप्स होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जो कि आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। सिंपली आप ये बात याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन जरूरी है। और गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द मियोसिस होता है, ठीक है। और मियोसिस के
प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में एक फिनोमेनन होता है जिस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है? किसके किसके बीच में होता है? बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिर से सुनिए मेरा बात। फिर से सुनिए। होमोलोगस क्रोमोसोम का डेफिनेशन जब आप ढूंढोगे ना नेट पे, गूगल पे, तो आपको मिलेगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जो कि सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो कि एग्जैक्ट सेम शेप, साइज सब कुछ का होता है, सेम नंबर ऑफ जीन होता है, सेम स्ट्रक्चर सब कुछ होता है। ये आपको मिलेगा डेफिनेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम का डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, आप समझ में आपको नहीं आएगा क्या होता है। मेरी बात को सुनिए। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब, मान लो कि ये आप हो, है ना, आपका कोई एक ठो बॉडी का सेल निकाले, तो आपके बॉडी के सेल में क्या मिलेगा? 46 क्रोमोसोम मिलेगा। इल्ले नहीं, 46 क्रोमोसोम आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सर अलग अलग है क्या? 1 2 3 4 5 6 45 46, ये हुआ 46 क्रोमोसोम। 1 2 3 4 23, 23 यहाँ 23 यहाँ, इसको बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 46 मतलब 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर मतलब यहाँ 23 यहाँ 23। इसको हम बोलते हैं समझाने के लिए, मान लो यहाँ पर अगर 1 वाला क्रोमोसोम है तो यहाँ पर बोलते हैं 1 डैश वाला क्रोमोसोम। यहाँ पर मान लो कि 3 वाला क्रोमोसोम है तो यहाँ पर हम बोलेंगे 3 डैश वाला क्रोमोसोम। 1 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 4 डैश, 45 45 डैश, 46 46 डैश। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो ये है आपके बॉडी में, ये है आपके बॉडी में। ठीक है, ये है आपके बॉडी में। समझ गए बात को? तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 और यहाँ पर हो जाएगा 23, टोटल हो जाएगा कितना? 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। आपके बॉडी में कितना 46 क्रोमोसोम है? अब ध्यान सुनिए, ये 46 क्रोमोसोम आया कहाँ से? ये 46 क्रोमोसोम आया कहाँ से? तो फिर ये आया कहाँ से? तो फिर अभी नोट्स नहीं बनाना प्लीज़, अभी नोट्स नहीं बनाना, रुक जाना अभी, रुक जाना अभी को बोल रहा, रुको। ये आया कहाँ से? ठीक है, आपके बॉडी में। तो ये है मदर और ये है फादर। ठीक है, इसमें है 46 क्रोमोसोम, इसमें है 46 क्रोमोसोम। हाँ, लैंग्वेज समझ लो, 46 बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या? मियोसिस। ये भी हो जाएगा क्या? मियोसिस, है ना। मियोसिस होने के बाद क्या होगा कि जो, सुनना ध्यान से, जैसे मियोसिस जब होगा ना, तो मियोसिस होगा ना, सुनना ध्यान से यार, मियोसिस जब होगा ना तो ये 23 का 46 का आधा 23 यहाँ पर आ जाएगा और 23 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा 23 यहाँ पर? तो अब मान लो कि यहाँ पर मदर के पास जो क्रोमोसोम होगा ना, यहाँ पर मान लो कि है 1 क्रोमोसोम, यहाँ मान लो है 1 डैश क्रोमोसोम, यहाँ मान लो 5 क्रोमोसोम, यहाँ पर मान लो 5 डैश क्रोमोसोम। ठीक है, तो मान लो कि इधर वाला, मान लो कि इधर वाला क्रोमोसोम जो है आया यहाँ पर स्पर्म में, वैसे ही एक इधर वाला जो है पेयर होता है, तो फिर मान लो कि इधर वाला जो पेयर है वो आया यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? बेसिक्स है यार ये तो। जैसे ये कंडीशन अप्लाई करो ना, ये कंडीशन यहाँ पर है, ये वाला कंडीशन यहाँ पर भी है, तो इसका कोई आधा ही ना जाएगा गैमेट में। सिंपल है ना यार, है ना। या फिर या तो ये वाला आधा जाएगा या तो ये वाला आधा जाएगा, कोई भी जाएगा। मियोसिस बोलते हैं ना, हैप्लॉइड जाएगा, है ना, हैप्लॉइड जाएगा। ये दोनों कंडीशन क्या है? डिप्लॉइड है ना। ये आधा हैप्लॉइड, ये आधा हैप्लॉइड, दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों में से दो अलग अलग ऐसे गैमेट बन जाएगा। ये दोनों में से क्या पता कौन सा वाला जाकर के आगे फ्यूज करे, इसको आप लोग क्रॉसिंग कहते हो। समझना यार, समझना। ठीक है, हाँ। अब सुनो, तो मान लो कि यहाँ से 1 आया क्रोमोसोम और ये वाला 1 डैश है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 डैश है। वैसे यहाँ पर मान लो कि ये वाला 1 है, ये वाला मान लो 1 डैश। ठीक है, ये वाला मान लो कि 5 है, ये वाला मान लो 5 डैश, है ना। तो अब इसमें से कोई भी एक क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, मान लो कि 1 वाला, यहाँ पर वाला कोई भी एक क्रोमोसोम आ गया, है ना। ये नहीं, मतलब ये वाला आ गया, मान लो, मिस्टेक कर दे रहे हैं हम, एकदम रियल बनाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करें बार बार। हाँ, तो मान लो कि ये 1 वाला क्रोमोसोम आ गया यहाँ पर, है ना, 1 वाला आ गया, ठीक है, 1 डैश नहीं, 1 वाला आ गया। ठीक है, फिर मान लो कि यहाँ पर ये 1 डैश वाला आ गया। ठीक है, ये 1 डैश वाला आ गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पर आएगा स्पर्म विथ 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर आएगा एग विथ 23 क्रोमोसोम। और ये जब मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा कि यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम, यहाँ क्रोमोसोम। एक को हम लोग जो है बोल देंगे क्या, एक को हम लोग बोल देंगे क्या, मान लो ये 1 है, ये वाला 1 डैश है, ये 2 है, ये वाला 2 डैश है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 डैश है। तो मतलब ये 1 वाला ये, और यहाँ 1 डैश वाला, ये वाला 2 और यहाँ 2 डैश वाला, ये दोनों क्रोमोसोम, ये 1 और 1 डैश वाला क्रोमोसोम, ये सब कहाँ से आया? एक तरफ आया है मदर से, एक तरफ आया है पेरेंट से। समझे बात को? इसी 1 डैश को, इसी 2 डैश को, इसी 3 डैश को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इट मींस ये कि हमारे बॉडी में भी अगर हम निकालें यहां पर, तो हमारे बॉडी में 23 इधर 23 इधर, मतलब 1 डैश, 2 डैश, ये वाला कंडीशन दिखाई देगा। और इसमें से ऐसा है कि ये जो इधर वाला जो एक ठो भी कोई है, ये वाला आया होगा फादर से, इधर वाला आया होगा मदर से। कोई दिक्कत है? नहीं है। मतलब ये वाला केस कहां से आया? फादर से। ये वाला केस कहां से आया? मदर से आया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिवाइंड करके फिर से देखो अगर दिक्कत हो रहा है तो। इतना गुस्सा काय कर रहे हैं हम? हाँ, हमको लगता है ऐसा बराबर ना कि पता नहीं आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम अपने लाइफ में हर तरीके के बच्चे से डील कर चुके हैं, हर तरीके के बच्चे से। चाहे बिहार बोर्ड का बच्चा हो, जैक बोर्ड का बच्चा हो, आईसीएसई बोर्ड का 10th का पढ़ के आया खतरनाक टॉपर हो, गोबर गुड़ गोबर हो, चरस पीता हो, गांजा पीता हो, हर तरह का बच्चा को देखें तो हमको पता है कि आपको क्या क्या डाउट्स आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो मेरा ख्याल रहता है कि भाई सबको समझ में आया यार। इतना तो क्लियर है? हाँ। तो अब सुनिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है 1 डैश, 2 डैश, जो कि एक आया है फादर से, एक आया है मदर से। ठीक है। अब जब मियोसिस जब मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि दो क्रोमोसोम है, एक 1 डैश जो कि होमोलोगस पेयर है, ये अपना एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा। क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा। समझे बात को? एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल करेगा। ठीक है, हाँ। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेगा। ठीक है। किसके इसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ क्रोमोसोम केम फ्रॉम पेरेंट, है ना? ईच फ्रॉम 1 पेरेंट। कोई दिक्कत है? ए यार, समझ में आ रहा है ना? सेट ऑफ क्रोमोसोम केम फ्रॉम पेरेंट, ईच ऑफ 1 पेरेंट, है ना? लैंग्वेज टफ नहीं ना रे? लग रहा है टफ तो इसको काट के हटाना। ठीक है। अपने से लिखना कि होमोलोगस, मेरा ना एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ यार, गला मेरा ना छिल गया है पूरा। समझे बात को? रुको, ठंडा हो गया होगा पानी। और अभी लगातार 4 बैच भी है मेरा। ये वाला ठंडा हो गया पानी। पी पाएंगे क्या? जल गया जीव। यहां तक क्लियर है? तब तक आप लोग लिख लिए होगे अच्छे से? ध्यान से सुनना एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मेरा टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस में कितना क्रोमोसोम है? टेस्टिस में मान लो कि आपका 46 क्रोमोसोम है। ठीक है। और टेस्टिस का जो सेल्स है उसको बनाना है क्या? उसको बनाना है स्पर्म। तो वो क्या करेगा? वो करेगा मियोसिस। मियोसिस के लिए वो क्या करेगा? मियोसिस के लिए वो क्या करेगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक जो कि आया है मदर से और एक आया है फादर से। ठीक है। ये दोनों क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन करेगा, वो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेगा। समझे बात को? तो जब वो जेनेटिक मटेरियल का जब वो एक्सचेंज करेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? मालूम है? मालूम है? ध्यान दो एकदम। जब वो जेनेटिक मटेरियल जब वो एक्सचेंज करेगा तो कैसा दिखाई देगा? मालूम है?
ध्यान दो, ये ऐसा है क्रोमोसोम, ठीक है। दोनों जब जेनेटिक मटेरियल को अपना एक्सचेंज करेगा ना, तो ये ऐसा दिखाई देगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा। नहीं ना देख पा रहे हो अच्छे से? अब बताओ, समझ में आ रहा है? मिक्स हुआ ना? टेस्टिस का ये सेल है, ये वाला सेल मियोसिस में जाएगा, मियोसिस में जाएगा तो फिर ये क्या बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा। लेकिन वो कैसे बनाएगा स्पर्म? मियोसिस के दौरान ही जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ऑलरेडी मेरे टेस्टिस में, उसमें क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर करेगा। तो क्रॉसिंग ओवर जब ये करेगा ना, तो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये जो मदर का क्रोमोसोम फादर का क्रोमोसोम था, वो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। ओके, इट मीन्स कि जो मदर के खानदान का जो क्रोमोसोम था और जो फादर के जो खानदान का जो क्रोमोसोम था, जो कि हमारे बॉडी में था, इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये मदर का खानदान का क्रोमोसोम, फादर के खानदान का क्रोमोसोम, अब मेरे को जब स्पर्म बनाना है तो ये आपस में रिकम्बाइन होगा। मतलब पूरे खानदान का क्रोमोसोम, ये पूरे खानदान का क्रोमोसोम, ये अब यहाँ पर आपस में ये क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये कुछ नया चितकबरा सा अजीब सा चीज़ बनाएगा, दो पॉसिबिलिटी, ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों में से कोई भी एक जो है ये इधर जाएगा और उधर से भी दो पॉसिबिलिटी बनेगा। मतलब ये हम हुए, और जो हमारी जो वाइफ होगी, मतलब अगर होगी तो, हाँ, हमारी जो वाइफ होगी उसका भी वो फादर का भी क्रोमोसोम, वो मदर का भी क्रोमोसोम उसके बॉडी में होगा। अब वो दोनों को जब वो एग बनाना जब होगा, तो वो दोनों क्या करेगा, वो क्रॉसिंग ओवर करेगा। क्रॉसिंग ओवर किया, जो कि ऑलरेडी एक फादर का एक मदर का है, खानदान से, है ना। क्रॉसिंग ओवर किया, दो पॉसिबिलिटी बना। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है और यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, तो अब ये एक जाएगा इधर से और एक आएगा उधर से, तब ना बोलेंगे कि यहां से भी हैप्लॉइड, वहां से भी हैप्लॉइड आया। और यहां पर मेरे पास में होता है एक्स और वाई, और वहां पर होता है एक्स और एक्स, तब ना बोलते हैं कि एक्स एक्स हुआ तो लड़की और एक्स वाई हुआ तो लड़का। पूरा बात क्लियर है? सिंपली आपको ये बात समझाना था कि अगर हम लोग ये बात कह देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए होता है आपका ये वेरिएशंस, तो ये गलत है। एक्चुअल आंसर हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट बनाना पड़ता है। गैमेट बनता है मियोसिस से, और मियोसिस के टाइम में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है किसके किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि जो पेरेंट से आया होगा, एक मदर से एक फादर से, मतलब एक फादर से और एक मदर से जो क्रोमोसोम है उसके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर। मतलब दो खानदान का जेनेटिक मटेरियल क्रॉस हो गया, मिक्स हो गया, उसके बाद कुछ नया बना। सोचो कितना बवाल चीज हो रहा है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। ये बात हम समझाए भी हैं पूरा, किसमें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। क्लियर है पूरा? हाँ। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, मतलब होता है जेनेटिक, मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम द पेरेंट ऑफ ईच वन ऑफ क्रोमोसोम। यही क्या है, कॉज ऑफ वेरिएशन है। यही कॉज ऑफ वेरिएशन है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आपके काम का क्या है, आपके काम का है सिर्फ ये वाला फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट। और रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत। ये है कॉज ऑफ वेरिएशन, है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ गए बात को, मियोसिस। क्लियर है पूरा? ऐसे बनाना, ये सब नहीं बनाना, समझाने के लिए था ये, समझाने के लिए था। इसको मिटा देते हैं क्योंकि नोट्स में जाएगा पीडीएफ में, तो अननेसेसरी आप परेशान होगे, फिर डाउट पूछते रहोगे फिर ग्रुप में। मासूम मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हालांकि मासूम तो तू लोग है नहीं, पता नहीं क्या करता होगा बाहर। अजीब लग रहा है ना कि सर ये सब तो कोई नहीं पढ़ा है सर अब तक। सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड कर पढ़ाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी टी टी, ये वो यही सब पढ़ाइए, है ना। आपको पता है ये स्पाइडर जो था मेरे पास, इसमें स्पाइडर है एक, पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ।
आगे बढ़े, अब क्या है टॉपिक? ये सब क्या बना देते हैं। लोकस एंड प्लॉइडी, आओ सुनो ध्यान से। लोकस और प्लॉइडी, लोकस और प्लॉइडी। लोकस का मतलब क्या है? ठीक है, लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब है लोकस, सॉरी लोकेशन, लोकेशन एट द क्रोमोसोम where the genes are present। मान लो कि कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम है ना, ये जो क्रोमोसोम है ना, इस पे मान लो कि यहाँ पर है कैपिटल टी, मान लो कि इस पर यहाँ है कैपिटल टी, है ना। तो ये जो कैपिटल टी है यहाँ पर, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस जगह को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस जगह को हम लोग बोल रहे हैं लोकेशन। समझ में आ रहा है बात? और ये लोकेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लोकस, है ना, लोकस ऑफ जीन। मतलब लोकस का मतलब होता है क्रोमोसोम के पास, जहाँ पर मतलब क्रोमोसोम के ऊपर में वो लोकेशन जहाँ पर वो जीन्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लोकस। अब समझिए तुम ध्यान से प्लॉइडी और लोकस के बारे में। लोकस आप समझ गए। प्लॉइडी आपको पता है कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा सर, ऐसा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे अभी वहीं ढेर हो जाएगा। समझा बात को? सॉरी बुरा मत मान जाना यार, ये मेरा एक फेमस डायलॉग है। जो बच्चा बदमाशी करता है ना ऑफलाइन क्लास में, मान लो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे ना अभी वहीं ढेर हो जाएगा। मेरे क्वेश्चन देंगे तगड़ा वाला, फिर चुप रहेगा 2-3 क्लास तक। अगला सुनो ध्यान से, देखना भयानक क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और प्लॉइडी समझते हैं, ठीक है। प्लॉइडी यहीं पर बता दें। प्लॉइडी, तो प्लॉइडी में क्या है समझो अच्छे से। प्लॉइडी में है कि मान लो कि किसी बॉडी में मान लो क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर है क्रोमोसोम। अच्छा आपको मालूम है ना कि अगर मान लो ये वाला क्रोमोसोम बनाए या फिर अगर ये वाला क्रोमोसोम बनाए तो दोनों क्रोमोसोम सेम है, पता है कि नहीं पता है? सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल ना 2 स्टेप में वो होता है सेल डिवीजन, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, है ना, या फिर आई फेज, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एम फेज, ठीक है। सेल डिवीजन 2 पार्ट में होता है, एक को हम लोग बोलते हैं आई फेज, एक को हम लोग बोलते हैं एम फेज। आई फेज में होता है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। ये सारा चीज का लिंक है यहाँ पर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे जाकर के देखो, दाएं साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, पीला पीला और पीला पीला पट्टी बना हुआ है, वहां देखेगा तो G1 फेज लिखा हुआ है, G2 फेज लिखा हुआ है। कहां से आ गया वो? खोपड़ी खोलो। ये जो डांट है मेरा वो उसके लिए है कि अगर मान लो शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो कि ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो, नहीं हमको तो आता है, ये तो फालतू बता रहे हैं, उसके लिए वो डांट होता है मेरा। अच्छे से प्यार से पढ़ो समझ समझ के। सेल साइकिल सेल डिवीजन में क्या होता है, आई फेज है एम फेज है। आई फेज में क्या होता है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है बस वो, है ना। और ये जो क्रोमेटिन है मान लो कि ये होता है ना, वो डीएनए डबल हो जाता है। जो G1 वाला फेज है इसमें जो है डीएनए मान लो कि 2C है ना, 2C है, तो ये 4C हो जाता है। और ये S से S फेज, एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए डुप्लीकेशन। मतलब यहाँ पर क्या होने लगता है, डीएनए रेप्लिकेशन होने लगता है। मतलब ये कि क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा और यहाँ पर क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा। ये वाला जो आर्म है क्रोमोसोम का वो रेप्लिकेट हो गया, मतलब ये वाला है नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ये वाला है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। ये वाला फिगर सेम टू सेम फिगर आपका बनाया हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जाकर के खोजो, मिल जाएगा, ठीक है। पट्टी जैसा बनाया हुआ है वो देख लेना जाकर के। यहाँ तक क्लियर है पूरा? दिखाएंगे हम अभी, अभी नहीं मतलब आगे पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। क्लियर है बात? तो ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम सेम है। ये वाला क्रोमोसोम किसका है, G1 फेज का, ये वाला किसका, G2 फेज का। बीच में क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। इसको अगर आपको बेसिक्स आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कहीं पर मार्जिन के पास कहीं बॉक्स बना करके लिख लेना इसको, या फिर अलग से लिख लेना उसको, ठीक है। अब आओ प्लॉइडी समझाते हैं।
अरे हम गुस्सा नहीं हैं, ठीक है, वो मेरा मतलब, आओ हम चाहते हैं सबको समझ में आए अच्छे से, सुनो। प्लॉइडी में मान लो कि हम ऐसे किए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया ये, ऐसा क्रोमोसोम बनाए, ठीक है, ये मान लो कि 1 है, ये मान लो 1 डैश, ये मान लो 3 है, ये मान लो 3 डैश है, ये मान लो ये मान लो कि 8 है, ये मान लो कि 1 डैश है, ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक है। वैसे करके यहाँ 23 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होगा, 23 से 46 हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे ही ना बोलते हो, ऐसे ही ना आप बोलते हो कि अगर ये अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड क्रोमोसोम बोलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है ना। और ये दोनों अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ, कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ, नहीं है कोई प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एकदम ध्यान से सुनिए बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिए बात को। यहाँ पर हो गया बात आपका कंप्लीट। अब देखो एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको पढ़ाते हैं, कंसेप्ट ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो आपको मालूम होगा कि हम लोग ना ज़्यादातर हम लोग बात कर, रुको इसको ऐसे सेपरेट कर दो, ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब सुनिए एकदम ध्यान से मेरा बात, कंसेप्ट ऑफ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। हाँ, तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में आप पढ़े हो कि जो जीन्स होता है, हम लोग जीन्स को हम लोग ज़्यादातर हम लोग टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, सिंपल वाला जीन लोग लेते हैं टी, ठीक है। मान लो कि कोई हाइट के लिए, हाइट वाला कैरेक्टर के आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी कुछ और समझा रहे हैं। मान लो कि हाइट वाले कैरेक्टर के लिए मान लो कि टॉलनेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट आप करते हो कैसे, या तो आप बोलते हो ऐसे, या तो आप बोलते हो ऐसे, या तो आप बोलते हो ऐसे, और या तो आप बोलते हो ऐसे, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि ये जो है ना होमो मतलब कि सेम टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, इसको भी हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। ए सॉरी, ये वाला होमोजाइगस है और ये वाला है ना, और ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, हेटेरोजाइगस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि होमो का मतलब होता है सेम, बोलते हैं होमोसेक्सुअल है क्या, सेम जेंडर से अट्रैक्टेड है क्या, होमोजाइगस है ना, मतलब होमो। और ये वाला हो गया हेटेरो मतलब अलग अलग, और ये वाला हो गया होमो, ये भी है ना। लेकिन ये जो होमोजाइगस है ना, ये होमोजाइगस ये टॉल है ना। और ये जो है हेटेरोजाइगस ये भी टॉल है ना। और ये वाला जो होमोजाइगस है ये वाला है रेसेसिव। अब ये है क्या, तो एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि आपके पास मान लो कि कोई ब्लैक पेंट है, क्या पेंट है आपके पास, मान लो कि ब्लैक कलर का एशियन पेंट पुचाड़ा वाला पेंट है, और मान लो कि आपके पास क्या है, वाइट वाला पेंट है। तो मान लो कि ब्लैक वाला पेंट और वाइट वाला पेंट दोनों को अगर आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, थोड़ा ग्रेस टाइप का बनेगा। लेकिन ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना कि ब्लैक वाला पेंट को आप किसी के साथ भी आप मिलाओ, वाइट के साथ मिलाओ, ऑरेंज के साथ मिलाओ, ग्रीन के साथ मिलाओ, सब में वो अपना ब्लैक कलर को ज़्यादा वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि ब्लैक एशियन पेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई दिक्कत है इस बात में, स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत है इस बात में नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये वाला क्या है, वीक है। तो इसी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्या, इसी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्या, डोमिनेंट। इसी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्या, डोमिनेंट। समझे बात को। जिस तरह से ब्लैक कलर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डोमिनेंट, है ना। ब्लैक एशियन पेंट किसी के साथ मिलाओगे तो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर जेनेटिक्स के दुनिया में जो कैपिटल टी है ना, ये वाला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये वाला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जिस चीज़ को आप बोलोगे क्या, डोमिनेंट बोलोगे। तो आप बताओ कि अगर मान लो दोनों ही अगर मान लो स्ट्रॉन्ग है तो टॉलनेस ही आएगा ना भाई, हाँ टॉलनेस ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक ठो स्ट्रॉन्ग वाला है और एक ठो वीक वाला है। स्ट्रॉन्ग वीक
तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा? स्ट्रांग वाला डोमिनेट करेगा। तो ये हो जाएगा क्या? समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। लेकिन मान लो कि दोनों ही अगर वीक है, दोनों ही अगर वीक है, स्ट्रांग की बात ही नहीं है, फिर दोनों ही वीक है ना, तो फिर ये रेसेसिव हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा, जिसको आप पढ़ते हो, जिसको आप पढ़ते हो ड्वार्फ। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। नहीं है ना। मतलब ये वाला स्ट्रांग है और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉल, है ना। ये आपको कहीं पर स्टार बना करके आपको लिख लेना है। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है आपको इसमें? बताओ। है ना। आप रटते हो बैठ करके, वो आपको समझा दिए थोड़ा सा। कैपिटल टी को समझो कि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग है मतलब डोमिनेंट है, और ये टॉल रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉलनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर ये वाला कैपिटल टी अगर यहाँ पर अगर है, तो ये तो दोनों, तो ये है टॉल, मतलब दोनों स्ट्रांग स्ट्रांग है, तो टॉल ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक स्ट्रांग है, एक वीक है, तो हमेशा डोमिनेट कौन करेगा? जो स्ट्रांग है। स्ट्रांग कौन है? कैपिटल टी स्ट्रांग होता है। तो कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस का। तो क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कोई कैपिटल टी है? नहीं है ना। समझ गए बात को? कैपिटल टी अगर एक भी कहीं पर अगर रहा तो वही वाला डोमिनेट कर जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप समझ गए, है ना। ये भी आप समझ गए। अब इसको रिलेट करेंगे, कहाँ रिलेट करेंगे? लोकस और प्लॉइडी के साथ। खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। बढ़े आगे, बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव बता दिया अभी, है ना। बता दिया डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार और बताएंगे आपको। पहले यहाँ पर वो बताते हैं, प्लॉइडी वाला बताते हैं, ठीक है। सुनाओ। मान लो कि आप जो है लिखते हो ये, है ना, या फिर आप लिखते हो ये, या फिर आप लिखते हो ये, ठीक है, या फिर मान लो आप लिखते हो ये, या फिर आप लिखते हो ये, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना। अगर मान लो हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि ये आपका लिखा हुआ है कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसको आप जीन्स में अरेंज करो, तो आप ऐसे करना होगा आपको, है ना, ऐसे करना होगा आपको। यहाँ पर आप लिखे कैपिटल टी, है ना, और यहाँ पर आप लिखे कैपिटल टी। समझे बात को? यहाँ पर आप लिखे मान लो कि कैपिटल टी, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल टी हो, या फिर यहाँ पर मान लो कि स्मॉल टी है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल टी हो। समझ रहे बात को? रुको ना एक मिनट, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। रुकना एक सेकेंड। कहाँ गया? ओके गुड। अभी आपको हम क्या बता रहे थे, सुनना ध्यान से। अभी आपको ये बताया कि मान लो कि ये है ना, मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है क्रोमोसोम में, तो हम लोग कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? हम लोग ऐसे करेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक टी को आप यहाँ लिखोगे, एक टी को आप यहाँ लिखोगे। अब ये जो आपका जो पेयर बन रहा है ना, ये जो आपका पेयर बन रहा है, ये जो आपका बना, रुको थोड़ा सा और पतला करने दो। हाँ, ये जो आपका पेयर बना, ये पेयर में जो है, ये पेयर में जो है, ध्यान देना, एकदम ध्यान सुनना, ये पेयर को हम लोग बोलते हैं एक लोकस। इसको मोटा करो। ये पेयर को हम लोग बोलते हैं एक लोकस, है ना, सेम लोकेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो अब मान लो कि कैसे बताया तेरे को हम, रुक जा हम बता रहे हैं। मान लो कि पुराने ज़माने का कोई मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल में याद है, पुराने ज़माने का जो मोबाइल बटन वाला मोबाइल होता है, यहाँ पर स्क्रीन होता था और यहाँ पर एक बटन होता था गोल जैसा। इस बटन को दबाओगे ना तो वो एंटर होता था, ओके, है ना, एंटर होता था।
एंटर होता था, ओके होता था, समझे। तो चाहे कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो, इस गोल वाले बटन का काम क्या होगा, एंटर दबाना होगा। इस गोल बटन का काम क्या होगा, एंटर दबाना होगा। ठीक वैसे ही मान लो कि कोई भी होमोलोगस क्रोमोजोम है, कोई भी होमोलोगस क्रोमोजोम है ना, तो होमोलोगस क्रोमोजोम में इस वाले लोकेशन में मान लो कि कोई जीन होता होगा, ABCD12 जीन है मान लो, है ना। तो इस वाले लोकेशन पर दोनों को जब मैच कराओगे ना, अलाइनमेंट में जब रखोगे ना, तो यहाँ पर भी वही वाला जो है लोकेशन होता होगा जो कि इसमें है, समझे बात को। इसमें इस जगह पर जो लोकेशन में जो जीन होता होगा, इसमें भी उस लोकेशन में वही वाला जीन होता होगा। क्लियर है ये बात। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे रखे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इसको ऐसे बनाए और इसको हम लोग ऐसे बना दिए, है ना। इसको हम लोग ऐसे बना दिए, ठीक है। अब समझो एकदम ध्यान से। लेकिन अगर आप मान लो कि ये अगर बनाना चाहते हो, ठीक है, ये अगर बनाना चाहते हो तो ऐसा बनेगा। यहां पर मान लो कि T दिए, ठीक है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि T हो जाए, या फिर ये वाला T हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर यहां पर मान लो कि ये वाला हो जाए। इससे जो है वो 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगा ना। कोई दिक्कत हो रहा है समझ में, बताओ। यहाँ पर अगर मान लो कि ये वाला T है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला T हो, तो कैपिटल T आया। मान लो कि यहाँ पर ये वाला T और यहाँ पर मान लो स्मॉल वाला T है, तो कैपिटल T और स्मॉल T, देखो ये वाला है। या मान लो कि यहाँ पर स्मॉल T है, यहाँ पर स्मॉल T, स्मॉल T वाला T है। कोई दिक्कत हुआ समझने में, नहीं हुआ समझने में दिक्कत, है ना। अब यहाँ पर मान लो कि R वाला, अगर मान लो कि हम लोग लिखते हैं ना R वाला, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला भी R हो, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला भी R हो। समझ में आ रहा है बात, है ना। मतलब कि अगर हम लोग रियली में अगर हम लोग मान लो बनाएंगे, रियल वाला अगर हम लोग बनाएंगे, तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल T, स्मॉल T स्मॉल T, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल R, स्मॉल R स्मॉल R। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। अब बताओ समझ में आया कि मैंने क्या किया। थोड़ा टफ लग रहा है, बट एक क्वेश्चन आ सकता है, उसी को मुझे आसान बनाना है आपको। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना है, बोलो। ये होमोलोगस क्रोमोजोम बाबू, ये वाला होमोलोगस क्रोमोजोम है। ये होमोलोगस क्रोमोजोम है ना ये। अब सुनिए ध्यान से। अब मुझे जो है, ये तो आसान वाला हो गया, ये नहीं, ये वाला सॉल्व करते हैं। अब मान लो कि मुझे ये लिखना है ना, ये लिखना है, और मुझे पूछना है कि लोकस क्या होगा, व्हाट इज द लोकस, व्हाट इज द लोकस ऑफ लोकस फॉर ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सुनिए एकदम ध्यान से। मान लो हम पूछना रहता है व्हाट इज द लोकस, तो लोकस मान लो अगर हम पूछेंगे, लोकस अगर मान लो हम पूछेंगे, तो मान लो कि पहले ये वाला बनाए, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला बनाए ना, ये वाला अगर बनाए ना, तो ये वाला ऐसा बनेगा कि यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T है, तो इसका जो लोकस हो जाएगा वो हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी गुड। अगर मान लो कि हम लोग पूछ रहे हैं, मान लो ये वाला, तो यहाँ मान लो T लिख दिए और यहाँ पर मान लो स्मॉल T लिख दिए, तो इसका भी लोकस हो जाएगा 1। लेकिन 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 अगर मान लो ये वाला अगर पूछेंगे, ये वाला अगर पूछेंगे, तो हम लोग कैसे खोजेंगे, ऐसे हम लोग खोजेंगे, ऐसे हम लोग खोजेंगे, ऐसे हम लोग खोजेंगे। ओके, ये 2 अल्फ़ाबेट है। एक अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर T लिखो और यहाँ पर भी T लिखो, यहाँ पर ऐसे लिख दो और यहाँ पर भी ऐसे लिख दो। क्लियर है, ये अभी डिमॉन्स्ट्रेट की। ओके, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर R है, इसके लिए यहाँ पर R लिखो और यहाँ पर भी लिखो R लिखो, यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो। ओह हाँ, ठीक ठीक सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये सर कैपिटल टी और कैपिटल आर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा। एक कैपिटल टी यहाँ से ले लेंगे सर, और एक कैपिटल आर यहाँ से ले लेंगे सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, कि एक ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म में ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसको नहीं, इसको नहीं,
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ये वाला जो कंडीशन है वो डिप्लॉयड नहीं हैप्लॉयड है, और उसका लोकस एक नहीं दो है, दो है। कैसे दो है? एक आ गया यहां वाला और एक आ गया यहां वाला। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सेम अल्फाबेट के टर्म्स अगर बात करते तो सेम लोकस हो जाता, जो कि यहां पर ये दोनों में आया था, अभी वन लोकस आया था, वन था आंसर। लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? और इसका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैप्लॉइड, ये हो जाएगा हैप्लॉइड। लेकिन ये वाला हो जाएगा क्या? लेकिन ये वाला हो जाएगा क्या? डिप्लॉइड हो जाएगा। ये भी हो जाएगा डिप्लॉइड। कैसे हो जाएगा डिप्लॉइड? क्योंकि देखो कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, है ना। तो ये दो को क्रोमोसोम को लेना पड़ रहा है, तो डिप्लॉइड हो जाएगा। समझ में आया कितना शानदार क्वेश्चन था? समझ में आया शानदार क्वेश्चन कैसे है? नहीं समझ में आया? आओ आओ एक ठोर कराते हैं। मान लो मेरे को ये बनाना है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम यहाँ, एक क्रोमोसोम यहाँ, है ना। अब अपने को पता है कि यहाँ पर डाल देंगे तो कैपिटल टी, है ना। और इसके सामने में ये टी ही आएगा चाहे कोई भी आए। दूसरा अल्फाबेट यहाँ पर मान लो आर, इसके सामने में भी आर ही आएगा चाहे कोई भी आए। बुझा रहा है बात, है ना। तो मान लो कि हम लोग क्या कर दिए, ये वाला अगर मान लो करना है, कैपिटल आर यहां पर ले लिए, स्मॉल आर लेना है, तो इसके सामने में देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि यहां पर आर है और यहां पर आर है, ये नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है यहां टी है यहां आर है, लेकिन ये नहीं कि यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी है। समझे बात को? हाँ, तो ये वाला आर हो गया और ये वाला आर यहां पर हो गया, है ना। तो इसका लोकस हो जाएगा एक, लोकस हो जाएगा एक। और अगर प्लॉइडी अगर बोलेंगे तो प्लॉइडी में ये हाफ क्रोमोसोम को और ये हाफ, मतलब दोनों को ही कवर कर रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा डिप्लॉइड, है ना। और ये वाला हो देखते हैं, हाँ ये वाला देखते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पर मान लो कि स्मॉल टी है, यहाँ भी मान लो कि स्मॉल टी है, तो ये लोकस हो जाएगा एक, लोकस हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। लेकिन ये कैप टी और वाई है मान लो, है ना। तो यहाँ पर एक तो टी को ले लिए और यहाँ पर मान लो कि ये वाला वाई है, ये वाला क्या है वाई, और यहाँ पर मान लो कि ये वाला वाई या फिर ये वाला वाई, है ना। तो फिर ये कैपिटल टी को लेंगे और ये इसको लेंगे, तो ये लोकस हो जाएगा, ये दो हो जाएगा लोकस, एक यहाँ वाला लोकस और एक यहाँ वाला लोकस, है ना। लोकस हो जाएगा क्या? लोकस हो जाएगा क्या? दो। और ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड। बुझाया बात? बुझाया बात? तो वैसे ये क्या हो जाएगा? दो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी यहाँ और एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी यहाँ, है ना। तो ये लोकस क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और ये दो को ले रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये डिप्लॉयड हो जाएगा, है ना। और ये कैपिटल टी और कैपिटल आर, तो एक कैपिटल टी यहाँ और एक कैपिटल आर यहाँ, है ना। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्मॉल आर हो जाए, है ना। तो ये एक कैपिटल टी यहाँ पर और मतलब दोनों हो सकता है, यहाँ पर कैपिटल आर भी हो सकता है, यहाँ स्मॉल आर भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर क्या लेना है? एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर, तो यहाँ पर एक कैपिटल टी और यहाँ पर एक कैपिटल आर, तो ये हैप्लॉइड हो जाएगा, लेकिन लोकस दो हो जाएगा, लोकस हो जाएगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड। समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है सब कुछ। टाइम कितना हो गया देखें एक बार, 1 घंटा 28 मिनट। ठीक है, हमको 2 बजे पहुँचना है, 1:30 बज गया ऑलमोस्ट। ये क्लियर हो रहा है? तो इट मीन्स आपको ये एक तो ट्रिक आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपका सेम अल्फाबेट, अल्फाबेट है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्मॉल, अगर सेम अल्फाबेट है, अगर सेम अल्फाबेट है, तो फिर लोकस ऑलवेज क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, है ना।
और अगर मान लो कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट है ना, तो लोकस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कैसे? अब मान लो कि सेम अल्फ़ाबेट है ना ये, तो मालूम है कि यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, या फिर यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, ये ऐसे, ये लोकस एक होता है, लोकस एक होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत, है ना? बताओ, समझ में आया? कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? आगे बढ़ें। और कुछ अच्छा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या? रुको एक मिनट। बड़ा बड़ा दें, बड़ा बड़ा दें एक ठो। टी आर वाई का देते हैं, ठीक है? कैसे बनेगा मालूम है? पहले इमेजिन करेंगे, तीन है ना, पहले बड़ा सा बनाओ। यहाँ पर टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर वाई। ऐसे तो आंसर ही निकल गया जी, ऐसे नहीं, शुरू से बना। टी का चाहिए एक ठो टी यहाँ पॉसिबल है, एक ठो टी यहाँ पॉसिबल है, इसमें ये पॉसिबल है। एक आर यहाँ और दूसरा यहाँ पॉसिबल है, ये या फिर ये, है ना? अब यहाँ, है ना, और यहाँ भी पॉसिबल है, या तो ये और या तो ये, है ना? अब पूछ क्या रहा है, टी आर वाई, तो ये टी आर वाई आ गया यहीं पर, मतलब ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएगा, हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना, हैप्लॉइड। और लोकस भी एक, दो और ये तीन हो जाएगा लोकस। कोई दिक्कत है बताओ? अगर इसी में मान लो अगर ऐसा रहता, टी टी, आर आर, वाई वाई, तो पता है कैसे लेते हैं हम लोग ऐसे लेते। यहाँ पर हो जाता टी, यहाँ हो जाता टी, यहाँ पर हो जाता आर, यहाँ पर हो जाता आर, यहाँ पर हो जाता वाई, यहाँ पर हो जाता वाई, है ना? तो दो गो टी देखो, ये दो गो टी है, दो गो आर देखो, ये दो गो आर है, दो गो वाई है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या हो गया, ये एक लोकस, ये दूसरा लोकस, ये तीसरा लोकस। तो आप देख पा रहे हो कि लोकस जो है वो यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है, लेकिन ये वाला है हैप्लॉइड और ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, डिप्लॉइड, क्योंकि ये वाला सेट भी इन्वॉल्व हो गया, ये वाला सेट भी इन्वॉल्व हो गया। अब इतना में शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये फुल लेंथ अगर कोर्स होता तो हम और कम से कम 10 15 20 25 सवाल और कराते। बुझा रहा है बात? बुझा रहा है बात? हम भी जिद्दी हैं यार। इसको बना के देखो, आओ। एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, है ना, ये आर यहाँ, ये आर यहाँ। एक्चुअल में क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है ना? तो अब हमको तुम चाहे ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, कुछ भी दे दो। मान लो तुम मेरे को ऐसा दिए, कैपिटल आर और स्मॉल टी, कैपिटल आर और, रुक जाना एक सेकंड, कैसा दिए तुम मेरे को, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल टी, है ना? तो यहीं पर हो गया, है ना? समझ में आ रहा है बात? लोकेशन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और ये एक ही इन्वॉल्व है, एक ही इन्वॉल्व है, तो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना? एक आर और ये आर, एक ठो आर यहाँ से उठा लिए, एक ठो आर, एक आर, ये एक आर यहाँ से उठा लिए, एक आर यहाँ से उठा लिए, लोकस एक हो जाएगा, लोकस एक हो जाएगा, लेकिन दोनों ही सेट इन्वॉल्व है, तो हो जाएगा क्या, डिप्लॉयड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी एक यहाँ से उठा लिए और एक स्मॉल टी यहाँ से उठा लिए, तो ये लोकस एक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिप्लॉयड। बोलो कोई दिक्कत है? एक टी यहाँ, एक आर यहाँ, एक टी यहाँ, एक टी यहाँ और एक ठो आर यहाँ, है ना? मतलब लोकस हो जाएगा दो ठो, लेकिन ये क्या है, हैप्लॉइड है। बताओ ना अब इससे अब और क्या कराएं, अब क्लियर नहीं है, बताओ।
कमेंट में बता दो ना यार। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव ये बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मेरे को प्लांट के टर्म्स में बताना है। आगे मोनोहाइब्रिड है क्या, मेंडेलियन वर्क है आगे, नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, वहाँ से बहुत टाइम हो गया। सुनो अब ये बताते हैं डोमिनेंट रिसेसिव। तो आपको मैंने बताया कि आपको ये बात मानना था, आपको ये बात मानना था, आपको ये बात मानना था कि जो एलील है ना हमारा, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी क्या होता है, ये कैपिटल टी क्या होता है, आपको मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग वाला जीन है ना। स्ट्रॉन्ग वाला जीन को हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं और ये हमेशा टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा लाइन है ना एनसीईआरटी में, बहुत खतरनाक लाइन है, ठीक है। बेसिक्स था, इसको समझने में टाइम लगा और बहुत लोग लेक्चर छोड़ करके चले गए होंगे, मुझे पता है। जो लोग पेशेंस रखे होंगे उनको ये बात समझ में आया होगा कि मैंने ये क्या कराया है आपको। ये आपको सुनने में बहुत आसान लगता है लोकस और प्लॉइडी, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि तो गड़बड़ा जाओगे फिर, ठीक है। हाँ, जो पेशेंस रखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि हम क्या कराएं। तो सिंपली डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब, डोमिनेंट और रिसेसिव का ये मतलब था कि ऐसा नहीं है कि ये वाला प्लांट डोमिनेंट है, ये वाला प्लांट रिसेसिव है, ऐसा नहीं है। मेंडल ने क्या किया ना, दो प्लांट को क्रॉस कराया, इसमें कोई भी कैरेक्टर्स था, इसमें भी कोई भी कैरेक्टर्स था। इसका जो कैरेक्टर, इसका जो कैरेक्टर, दोनों को जब क्रॉस कराया ना, तो दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर अगला वाला जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाया, दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर अगला वाला जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाया। समझे बात को। जो एक्सप्रेस हो पाया उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, जो नहीं हो पाया उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव। ये था पूरा कहानी रियल में। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव आपको बता दिए, ठीक है। The trait that are expressed the trait that are expressed one of the plant in next generation is called as dominant, and the trait that are not expressed is suppressed by the dominant one. ए जीन और एलील भी नहीं बताया ना अभी तक। जीन और एलील, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर था ना ये जीन एंड एलील। देखो एलील नहीं बताए हैं यहाँ पर, है ना। जीन बता दिए पूरा प्रॉपर, एलील नहीं बताए। एलील भी बताना है मेरे को, अभी रुक जा, एलील भी बताएंगे हाँ। और अभी ये बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं। एक बच्चा कोई बोला था कि सर आप भूल जाते हो। भूल नहीं जाते हैं बाबू, भूलते तो किताब देख करके पढ़ाते हैं ना, भूलते नहीं। हो सकता है कभी दिमाग से स्लिप हो जाए तो आप उसको अलग से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सुनो देखो सुनो, हाँ। तो क्या है ना कि कोई एक प्लांट है, ये कोई दूसरा वाला प्लांट है, दोनों ने क्रॉस कराया, दोनों में हमने क्रॉस कराया। इन दोनों का प्लांट में से कोई एक ही ट्रेट, कोई एक ही कैरेक्टर अगले वाले जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। जो एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, जो इसके द्वारा दबा दिया गया है ना, सप्रेस हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेसेसिव। जो एक्सप्रेस हो गया उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, जो सप्रेस हो गया उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेसेसिव बोलेंगे। डेफिनेशन है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं। डोमिनेंट नहीं, डोमिनेंट थोड़ा अंग्रेजी में रहा है ना, डोमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ अले ले समझाते हैं। अले ले, है ना। अले ले क्या होता है भाई, कहाँ गया अले ले। ये है तेरा अले ले, जीन्स एंड अले ले, ठीक है। सुनो ध्यान से,
कहीं पे भी लिख दो ना अले ले, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से पॉइंट बना करके अले ले, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। अब कैसे, तो सुनो एकदम ध्यान से। मान लो कि ये हाइट वाला जीन है, मान लो कि ये हाइट वाला जीन है, ठीक है। अब ये हाइट वाला जीन जो है ना, हो सकता है कि ये इन द फॉर्म ऑफ एलील हो, इन द फॉर्म ऑफ एलील हो, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग है ना, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील। जैसे मान लो कि कोई हाइट वाला जीन है, कोई जीन है जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हाइट क्या है, ये हाइट क्या है, ये हाइट है कोई CHARACTER, कैरेक्टर। ये हाइट क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। अब एलील क्या हो जाएगा इसमें, तो एलील हो जाएगा, एलील हो जाएगा मान लो ये, या फिर मान लो कि ये, या फिर मान लो कि ये, है ना। एलील मेनली अगर हम लोग बोलेंगे ना, वो तो कॉम्बिनेशन बना दिया अभी, एलील हो जाएगा एक ये और एक ये हो जाएगा, है ना। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है ना। ये होता है, फिर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर बोले, फिर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म बोले, है ना। एलील्स आर द एलील्स रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, है ना। मतलब ये है कि जूता है आपके पास, ठीक है, लेकिन वो जूता का जो जो पेयर होता है वो रिप्रेजेंट करेगा एलील को, एलील को। समझ में आ रहा है बात। क्या जीन्स ही एलील है, यस, फिर से कह रहे हैं यस, यस, है ना। जीन्स ही एलील है, एलील्स ही जीन है, ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार बोल रहे हैं, ठीक है। Alleles are nothing but genes in the contrasting form. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप ब्लड ग्रुप वाला देखते हो, है ना, ब्लड ग्रुप वाला जीन, ये आई जीन है। इसका एलील जब आप देखोगे ना, IA, IB, और या तो आप IO लिखते हो कहीं कहीं पर, ICSE वाले बुक में ये लिखा रहता है ना, तो ये है एलील। हाइट के लिए जब आप लिखते हो, हाइट के लिए जब आप लिखते हो, हाइट के लिए, तो हाइट के लिए आप लिखते हो या तो ये है या तो ये है। बुझा रहा है बात, थोड़ा पानी पीने दो हमको। लिखो एक साथ। अगर आप मान लो आपको गला में प्रॉब्लम है, तुलसी हो गया, मुलेठी हो गया, वो होता है ना लकड़ी होता है, वो क्या बोलते हैं यार उसको, गरम मसाला में जो होता है वो, उसको उबाल करके अगर आप पियोगे तो थोड़ा सा गला को अच्छा लगेगा। ठीक है। हाँ, आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, एलील क्या होता है, जीन क्या होता है। सुनिए अब ध्यान से, क्या ऐसा ज़रूरी है क्या, क्या ऐसा ज़रूरी है क्या कि जितना भी तरह का जीन है उसका ज़रूरी है कि वो 2 फॉर्म हो ही, 2 अल्टरनेट फॉर्म हो ही, इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव हो ही, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझे बात को। मतलब ये कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि सभी का कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होगा ही, एलील के फॉर्म में होगा ही, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगा ही, नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्यों, मान लो आप बोलते हो कि हेड का पोजीशन एक्सियल होता है, किसी का देखियो हेड पीछे है, हेड कहीं और है, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रेयरेस्ट होगा, म्यूटेशन होगा वो। समझ गए बात को। आई का जो पोजीशन है वो फ्रंटल होता है, सबका होता है, किसी का पीछे होता है, नहीं होता। तो कुछ ऐसा भी एलील है जो कि, सॉरी, कुछ ऐसा भी जीन है जो कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में नहीं है वो। समझ गए बात को। हाँ।
ये कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। जीन ही एलील है और एलील जीन है, ठीक है। जीन है, जीन का मतलब हुआ, सुनो फिर से, जीन का मतलब हुआ कि जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और ये जीन हो सकता है कि दो अल्टरनेटिव फॉर्म में हो, समझ गए बात को, फॉर्म में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलील, ठीक है। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म हो गया। इसका एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बताया, ब्लड ग्रुप का मैंने आपको बताया, आई जीन होता है, आई ए के फॉर्म में होगा, आई बी के फॉर्म में होगा, या फिर ये आई ओ के फॉर्म में होगा, हाइट वाला इसके फॉर्म में होगा, ये है पूरा। कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत, है ना। नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगला वाला क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको 100% आपको क्रिस्टल होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।